चुप कर जा, आगे आ जा। आज फर्स्ट टाइम मेरे पास सामने आ जाओ, फिर पता नहीं कल हो ना हो। आ जाओ। हाँ जी, तो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अपना आखिरी लेक्चर, दैट इज बेस्ड अपॉन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी टॉपिक, आखिरी एरिया। कुछ बातें मैंने बोर्ड पे लिखती हैं ऑलरेडी, मगर डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज रेट, क्या पूरे मुल्क में एक ही करेंसी है? वाओ, मुझे आज पता चला है कि पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही करेंसी चलती है। नहीं, डिफरेंट है। पाकिस्तान में उस करेंसी का क्या नाम है? पाक रुपीस। खाली रुपीस नहीं, पाक रुपीस। क्या क्या बोला? ओ सॉरी, अच्छा, इंडिया में क्या चलता? इंडियन रुपीस। यूएसए में क्या चलता? यूएस डॉलर्स। और यूके में पाउंड। तो हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी। चाइना में क्या है? बचपन में कभी शायद सोशल स्टडीज़ के एक चैप्टर में आपने ये सारी करेंसीज और मुल्क और उनकी करेंसीज के बारे में पढ़ा हो? नहीं, हमारे टाइम पर तो हुआ करता था। तो मुझे याद पड़ता है मैंने स्क्रैप बुक बनाई थी। नहीं, सोशल स्टडीज़ पुराना, क्लास 3-4 की बात हो रही है। ये 3, 4, 5, 6 की बात कर रहा हूँ, 9, 10 की बात नहीं कर रहा। वो तो आपने की नहीं, वो तो कौन सा पढ़ के आते हैं। अच्छा, कोरोना की पैदावार है। ओहो, अब समझ आई। अच्छा जी, तो एक्सचेंज रेट क्या है? एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी के कितने बराबर है? सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर मेरे पास जेब में 100 रुपया हो, कितने पैसे हो? 100 रुपया हो, और मैं चाहता हूं कि मैं इस 100 रुपये से डॉलर्स बाय करूं, तो मैं कहां जाऊंगा? किसके पास जाऊं जो मुझे डॉलर्स दे दे? एक्सचेंज रेट, मनी एक्सचेंज सेंटर जाऊंगा। मैं जाऊंगा कहां पे? मनी एक्सचेंज सेंटर। और उनसे जाके क्या कहूंगा कि मुझे क्या चाहिए आपसे? डॉलर चाहिए, और मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? 100 रुपये। ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा जब आप इस डॉलर को करेंसी नहीं, कमोडिटी समझें। कमोडिटी कोई भी गुड्स, यूं समझ लें कि ये 100 रुपये की एक कुर्सी है। 100 रुपये की एक कुर्सी है, तो सिंपल बाइंग एंड सेलिंग है ये। बट अगर आप इसको अज्यूम करेंगे कि ये भी करेंसी है, ये भी करेंसी है, तो परेशान रहेंगे। डॉलर का रेट है 100 रुपया, अब मेरे पास जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपया। तो अगर मुझे डॉलर चाहिए तो मैं अपनी जेब से क्या माइनस करूंगा, और मेरी जेब में क्या आ जाएगा? $1। $1 आ गया और मेरी जेब से 100 रुपया निकल गया। तो मुझे $1 कितने का पड़ा? 100 रुपये का पड़ा। $1 इज इक्वल टू पाकिस्तानी 100। सिंपल है। अगर मेरे जैसा ही कोई शख्स अमेरिका बैठा हो और उसको अचानक से जरूरत पड़ जाए किसकी? पाक रुपीस की, तो उसके पास तो पाक रुपीस नहीं होंगे। जिस तरह मेरे पास डॉलर नहीं थे, उसके पास पाक रुपीस नहीं होंगे। उसके पास क्या होगा? डॉलर।
रेट वही है 100 और 1, उसके पास $1 है। मुझे बताइए $1 में कितने पाक रुपीस छुपे होंगे? $1 में कितने पाक रुपीस छुपे होंगे? बताएं। अज्यूमिंग कि 100 रुपए का डॉलर है, हमने जैसे वहां पे अज्यूम किया था कि 100 रुपए का डॉलर है, उसके पास $1 है। मुझे बताइए कितने पीकेआर वो ले सकता है एक्सचेंज रेट के पास जाके? 100। सिंपल। ये पॉइंट समझ आता है? पक्की बात है? अच्छा, तो एक्सचेंज रेट क्या है? वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ अनदर। अगर आपके पास एक मुल्क की करेंसी है और आपने दूसरे मुल्क की करेंसी बाय करनी है तो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ये सिंपल बाइंग एंड सेलिंग है, जस्ट लाइक अ कमोडिटी। हमने कहा 100 रुपए का $1, तो $1 में कितने डॉलर बनेंगे? कैसे आई ये वैल्यू? कैसे आई होगी ये वैल्यू? कैसे आई? 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आती है $0.01। या इसको मैं कहता हूं, जिस तरह हमारे यहां सिक्के चलते हैं ना, वहां पे सेंट चलते हैं, सेंट्स, पेनी भी कहते हैं उसको। तो 100 रुपया हो तो मुझे क्या मिलेगा? $1। $1 हो तो मुझे क्या मिलेगा? 1 सेंट। 1 सेंट। भाई यहां तक क्लियर है? अब एक सिंपल सी डायग्राम देखते हैं। ये बहुत सिंपल डायग्राम है, अगर आप इसको थोड़ा सा मार्केट इक्विलिब्रियम के तहत समझेंगे तो। भाई माइक्रो में क्या हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ी थी? हमने क्या ये पढ़ा था कि दोनों आपस में जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है? ये बातें आती हैं? अच्छा, फर्ज करें ये इक्विलिब्रियम प्राइस है पाकिस्तानी $1, तो कितने डॉलर्स हो गए इसमें? 0.01। ये है डिमांड, उल्ट हो गया, ये है सप्लाई और ये है डिमांड कर्व। सिंपल है। सप्लाई कर्व नीचे से ऊपर, डिमांड कर्व ऊपर से नीचे। और इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव हो रहा है? 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 सेंट, यानी कि $0.01। मुझे ये बताइए, अगर मैं इसकी प्राइस ये सेट करूं या ये सेट करूं, अगर ये सीधी लाइन लग जाए आज के दिन में, अगर इक्विलिब्रियम से नीचे की तरफ आऊं तो ये पॉइंट यहां पे कट हो रहा है और एक पॉइंट कहां पे कट होगा? यहां पे। ये कर्व कौन सा जा रहा है? सप्लाई कर्व। तो सप्लाई ये आ गई मेरे पास, और ये कहां पे कट कर रहा है इसको? डिमांड पे। तो डिमांड ये आ गई मेरे पास। मुझे बताइए, डिमांड फॉर पीकेआर ज्यादा है, डिमांड फॉर पीकेआर ज्यादा है, सप्लाई फॉर पीकेआर कम है। पीकेआर की शॉर्टेज है या सरप्लस है? शॉर्टेज है। तो यहां पे देयर इज शॉर्टेज ऑफ
पीकेआर। शॉर्टेज कब हुई? पहले 1 रुपए के बदले मुझे 1 सेंट मिल रहा था, बट अब मुझे 1 रुपए के बदले 1 सेंट से भी कम यानी कि 0.007 सेंट्स मिल रहे हैं। 1 रुपए के बदले 0.007 सेंट्स मिल रहे हैं। ऊपर लेकर चलता हूं, फर्ज करें ये, अब सोच के बताइएगा, ये डिमांड आ गई और ये सप्लाई आ गई, ये डिमांड आ गई और ये सप्लाई आ गई। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर आपको, अगर नीचे शॉर्टेज है तो ऊपर क्या होना चाहिए था? सरप्लस। तो इट इज जस्ट लाइक मार्केट इक्विलिब्रियम, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता है। बस चेंज क्या किया मैंने? इट इज सप्लाई फॉर पाक रुपीज एंड इट इज डिमांड फॉर पाक रुपीज। यहां तक क्लियर हो गया? पक्की बात है। अच्छा, आपने मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, मुल्क में क्या करना है? एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, और इंपोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा? फिर कम करना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और इंपोर्ट कम करें? उसके लिए मुझे पैसों को, पीकेआर को एप्रिशिएट करना पड़ेगा या डेप्रिशिएट करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन? हमारे पीकेआर की कमी, सॉरी उसकी कदर में कमी हो रही है। मैं करता हूं, हमने मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और इंपोर्ट को कम करना, यानी कि हम चाहते हैं कि मुल्क में पीकेआर आए और मुल्क से पीकेआर कम जाए, या हम डॉलर को मुल्क से कम बाहर निकालें मगर बाहर से पीकेआर को ज्यादा एंटर करवाएं। तो उसके लिए मुझे अपनी करेंसी क्या करनी पड़ेगी? डीवैल्यू करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डीवैल्यू, यानी कि अपने पाक रुपीस की कदर में क्या लेके आनी पड़ेगी? कमी, यानी कि उसकी वैल्यू लूज करनी पड़ेगी, तब जाके मैं ये अचीव कर सकता हूं कि मेरी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स कम। ऐसा क्यों हो रहा है? पीकेआर में जब कमी आ रही है उसकी कदर में, तो दूसरे मुल्क के लिए वो सस्ता होता जा रहा है, दूसरे मुल्क के लिए सस्ता होता जा रहा है। तो जब उनके लिए सस्ता है पाकिस्तान से बाय करना, तो वो एक्सपोर्ट डिमांड करेंगे या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। और हम क्या चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और इंपोर्ट्स कम हो जाए। जी, अगर हमारे मुल्क की मतलब वैसी वैल्यू बहुत कम है तो हमारी एक्सपोर्ट की हमारी एक्सपोर्ट अच्छी डिफरेंट फैक्टर्स है ना। आपको याद है वो कन्फ्लिक्ट की बात हम लोगों ने की थी 3, इसमें एक पॉइंट मैंने कहा था, मैं इसके बाद बताऊंगा, अभी आता हूँ। हाँ, नहीं, अमेरिका ने अपने चाइना के साथ कंपैरिजन करना होगा, हमारे साथ भी करना होगा। अच्छा जी, सिंपल रखते हैं, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाने से पैसा आएगा या पैसा जाएगा? आएगा। अब पैसे को अगर मुझे बुलाना है तो मैं उस वक्त बुला सकता हूं जब उनको वो चीज पाकिस्तान में सस्ती पड़े, तभी वो हमसे बाय करेंगे, अदरवाइज वो हमसे बाय नहीं करेंगे। भाई यहां तक समझ आती है? अब डीवैल्यूएशन से क्या होगा? एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर एंड इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव। फायदा होगा ना, जब एक्सपोर्ट सस्ती होगी तो वो हमसे ज्यादा बाय करेंगे, जब हमसे ज्यादा बाय करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसका रिवर्स,
अगर डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट सस्ती हो रही है तो एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स मेरी महंगी हो जाएंगी और इंपोर्ट्स मेरी सस्ती हो जाएंगी। आइए कुछ बातें किताब से देखते हैं। किताब ने शुरुआत की है एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन के साथ। एक्सचेंज रेट क्या है? प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। रिवाइज कर लेते हैं। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। हम उसको देख रहे हैं 100 रुपए का लाल नोट और वो देख रहे हैं जस्ट $1। तो उनका 1 रुपया हमारे कितने के बराबर हो गया? 100 रुपए के। और हमारा 100 रुपया उनके कितने रुपए के बराबर है? 1 रुपए के बराबर। तो एक्सचेंज रेट क्या है? प्राइस ऑफ वन करेंसी expressed in the form of another currency. The level of demand for PKR is a direct function of foreign demand for Pakistani exports. क्या मतलब है इस लाइन का? ये मैंने कर्व बनाया था, एक ग्राफ बनाया। ये डिमांड है, बात सुनिएगा। दिस इज व्हाट? डिमांड। एंड दिस इज व्हाट? सप्लाई ऑफ व्हाट? पीकेआर। पीकेआर पाक रुपीस। मुझे सोच के बताइएगा, मुझे डिमांड है पाक रुपीस की, मुझे पाक रुपीस चाहिए, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा या इंपोर्ट करूंगा? एक्सपोर्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा? मुझे ये एसी एक्सपोर्ट करना और मैंने एक्सपोर्ट करना है यूएसए में, मगर मेरी शर्त ये है कि मुझे आपसे डॉलर में पैसे, मुझे किस में चाहिए? पीकेआर में चाहिए। तो वो बंदा अपने डॉलर्स लेके कहां पे जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस या ये जो कन्वर्जन सेंटर्स होते हैं, वहां पे क्या जमा करवाएगा? उनसे क्या लेगा? मुझे किस में देगा? तो जब मुझे करेंसी पीकेआर की डिमांड है तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरी क्या है? एक्सपोर्ट। और इसका रिवर्स क्या होगा फिर? कैसे साबित करें? साबित करें। हाँ, देखें, इंपोर्ट से पैसा आता है, पैसा जाता है, जा रहा है। अब क्या होगा? हमने देना है पैसा। अच्छा, हम पैसा क्यों देंगे? उन्होंने कुछ हमें, या हमने कुछ गुड्स वहां से बाय की होंगी। अच्छा जी, हमने वहां से एसी बाय कर लिया, या हमने ऑयल बाय कर लिया कुवैत से, ठीक है। उनको पेमेंट रुपीस में तो नहीं चाहिए, या दिनार चाहिए होंगे, या उनको डॉलर चाहिए होगा। फर्ज करें दोनों डॉलर में ही पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। बट मेरे पास देने को क्या है? पाक रुपीस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके पास जाऊंगा और क्या कहूंगा? एक्सचेंज कर दूं। क्या अचानक से उनके पास मेरी वजह से सप्लाई ऑफ पीकेआर बढ़ नहीं जाएगी? मैं अपनी जेब से सारा पीकेआर निकाल के उनको दे रहा हूं और वो मुझे इन रिटर्न थोड़े से क्या देंगे? डॉलर्स। तो उनके पास क्या बढ़ जाएगी? सप्लाई ऑफ पीकेआर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे क्या करना था? इंपोर्ट करना था। तो अब ये दोनों लाइनें पढ़ते हैं। The level of demand for PKR is a direct function of foreign demand for Pakistani exports, और सप्लाई डायरेक्ट फंक्शन है किसके साथ? किसके साथ? इंपोर्ट्स के साथ। तो आप इसको ये भी रख सकते हैं कि डिमांड कर्व आपको क्या दिखा रहा है और सप्लाई कर्व आपको क्या दिखा रहा है? इंपोर्ट्स। डिमांड कर्व क्या दिखा रहा है? बताइएगा। डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? एक्सपोर्ट्स। सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है? अच्छा,
अब कुछ एग्जांपल्स। सिनेरियो 1, ₹100 to £1, ₹100 to £1. How much would a ₹1 lakh export will cost in UK? बताएं। रेट है उनका £1, हमारे कितने रुपए के बराबर है? 100 रुपए के बराबर। हमने एक्सपोर्ट करनी है। हमने क्या करनी है? एक्सपोर्ट। पीकेआर में वो एक्सपोर्ट कितने की है? 1 लाख की। तो कितने पाउंड्स उनको खर्चा पड़ेगा? 1 लाख पाउंड। कैसे आया? डिवाइड करके। अच्छा, हाउ मच वुड 1000 इंपोर्ट कॉस्ट इन पाकिस्तान? तो अब हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब है 200 to £1। 1 लाख रुपया एक्सपोर्ट है, तो उनको कितने का पड़ेगा? अब 1 लाख को किस पे आपने डिवाइड करना है? 500। और अगर 500 पाउंड इंपोर्ट है तो हमें कितने का पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके कितने पे ले आएंगे? 1 लाख पे ले आएंगे। भैया बात समझ आती? सिंपल, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। अच्छा, आपने कहना सर आज जो मर्जी कहते हैं, हमारा वैसे भी ध्यान नहीं है आज, हम तो बस टिक लगाने के लिए आए हैं, है ना। अच्छा जी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। मगर इसको पढ़ने से पहले हम जरा पढ़ना पसंद करेंगे फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और इनमें क्या फर्क है। मैं जरा तकरीर करूंगा, आप लिखते जाइएगा प्लीज। हाँ, आप एक काम करें, लिखें डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड एंड कौन सा रेट? फ्लोटिंग रेट। फ्लोट, फ्लोट जो तैर रहा होता है। ओह माय गॉड, कभी आप लोगों ने झील का सफर किया हो? झील, कश्ती में बैठे हो, छप्पड़, छांगा मांगा, वहां पे 2 तरह की कश्तियां होती हैं। एक खड़ी होती है और एक तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। जो कश्ती खड़ी होगी डेफिनेटली उसको किसी न किसी चीज से बांधा गया होगा, अदरवाइज अगर ना बांधा हो तो वो क्या करना शुरू कर दे? फ्लोट करना शुरू कर दे। ये नॉर्मल फिजिक्स है, यही कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट मैंने आपसे क्या कहा है? जिसको आपने बांधा है। कौन बांधेगा? गवर्नमेंट। और फ्लोटिंग रेट कौन सा रेट है? जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर 2 में देखा था। हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? प्राइस को कौन डिटरमिन करता है? फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्लोटिंग रेट क्या है? वो रेट जो कि फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई आपको खुद ही से सेट करके दे देती हैं। फ्लोटिंग रेट कौन सा है? वो रेट जो कि फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको खुद ही से सेट करके दे देती हैं। और फिक्स्ड रेट कौन सा? जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। ऐसा रेट जिसमें कोई अब फ्लक्चुएशन नहीं आनी, क्योंकि वो फ्लोट नहीं कर रहा, उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? फिक्स। और नीचे फ्लोटिंग रेट कौन सा है? जिसमें फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। क्योंकि ये कौन डिटरमिन कर रहा है?
फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ये कुर्सी है, मुझे आपने बताना है कौन सा फ्लोटिंग है कौन सा फिक्स्ड है। रूल ये है कि दुकानदार जो प्राइस बताएगा कस्टमर बार्गेन करेगा उसके साथ, और जो आपस में तय होगा उस पर ये कुर्सी बेच दी जाएगी। ये रेट कौन सा? फ्लोटिंग रेट। गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस को डिटरमिन कर दिया है, गवर्नमेंट ने MRP लगा दिया। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यानी कि इससे नीचे ये चीज सेल, हाँ ऊपर करना चाहें तो हो सकती। बात समझ आती? तो फिक्स्ड रेट कौन सा रेट है? विच इज सेट बाय गवर्नमेंट, ताकि फ्लक्चुएशंस को रोका जा सके। और फ्लोटिंग रेट क्या है? जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं। तकरीबन वही कॉन्सेप्ट याद है? ओके, क्या फायदे होंगे फिक्स के? नंबर 1, इसमें किसी भी तरह की स्पेकुलेशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? और व्हाट इज स्पेकुलेशन? लिख लें। स्पेकुलेशन इज तुक्के लगाना, अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा या कम होगा। फ्लक्चुएशन इज, और सॉरी स्पेकुलेशन इज अंदाजा लगाना, तुक्के लगाना कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा या कम होगा। रेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? फिक्स। तो ना अब इसने बढ़ना है और ना इसने कम होना। अच्छा, सेकंड फायदा, अब चूंकि गवर्नमेंट खुद शामिल हो गई है, तो जो इंपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर है, क्या अब उसको टेंशन लेने की जरूरत है? क्या वो रिस्क फ्री हो गया? प्रोमोट्स फ्री ट्रेड, क्योंकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को अब कोई एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं है। रिस्क कब होता? जब आपने इंपोर्ट की कोई चीज 100 रुपए पे और एकदम से रेट हो गया 110, तो अब आपको वो चीज सस्ती पड़ गई, महंगी पड़ गई? महंगी पड़ गई, क्योंकि 100 से किस पे चला गया रेट? 110 पे। बट अगर यही गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो तो ये 100 वाला रेट 110 पे कभी भी वो कितने पे ही रहेगा, तो उसको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वो फ्री होके क्या करेगा, यानी कि टेंशन फ्री होके वो ट्रेड करेगा, उसको किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। डन? ये 2 पॉइंट समझ आते? कोई अंदाजा नहीं है, और नीचे क्या हो रहा है? फ्री ट्रेड। ओके, अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने अगर अपनी पॉलिसीज को एक्सपेंशनरी करना है तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाएगी और इंपोर्ट कम करेगी। अगर गवर्नमेंट खुद से रेट को डिटरमिन ना करे और किस पे छोड़ दे? फ्लोटिंग पे। तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी पॉलिसीज को अचीव कर पाएगी? नहीं। तो अपनी पॉलिसीज को अचीव करने के लिए उसको खुद ही क्या करना पड़ेगा? एक रेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में इंपोर्ट्स कम हो, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट सस्ती कर देगी, महंगी कर देगी? कैसे करेगी? जब वो अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लगा देगी। और अगर चाहती है कि इंपोर्ट सस्ती हो जाए, तो फिर इंपोर्ट ऐसा रेट सेट करेगी जिससे इंपोर्ट सब सेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगी? सस्ती। तो ये इसके 3 फायदे हैं भाई। जहां पे गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो गई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब फ्लोटिंग। सबसे पहला फायदा, इसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं। इसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं।
तो देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड कॉस्टली यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व may act automatically to correct balance of payment disequilibrium। ये लाइन पहले भी पढ़ी है, बस तब यहां पे बीओपी नहीं था, कुछ और लिखा हुआ था। याद करें कहां पे, याद करें। अगर प्राइस ये इक्विलिब्रियम है, यहां पे सेट हो जाए, यहां पे सेट हो जाए प्राइस, तो आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये मैग्नेट के तौर पे काम करता है। अगर यहां पे सेट हो जाए तो वापस कहां पे आएगा, यहां पर आएगा। चैप्टर याद आ रहा है, चैप्टर 2 डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो वहां पे भी हमने क्या बनाया था, प्राइस इक्विलिब्रियम। जैसे ही कम ज्यादा होगा तो फौरन से ऑटोमेटिकली क्या करने की कोशिश करेगा, उसको करेक्ट, उसको करेक्ट करने की वो कोशिश करेगा। अच्छा, फ्लोटिंग में मुझे बताइए, फ्लोटिंग में क्या मुझे मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं कंसंट्रेट करूं किस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन पे। मुझे बस अपने काम से काम रखना। मगर ये टेंशन किसको होती है, गवर्नमेंट को होती है। ओके, थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है मगर मजबूरी है। चलें ड्राई को थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं। मुझे आपने बताना है, ये कर्व बनाए, डिमांड सब इसका, डिमांड का, और बनाए जरा, बनाए बनाए बनाए। एक कर्व ओपन करें, ग्राफ बनाए डिमांड सप्लाई का। अच्छा, डिमांड क्या होती है, एक्सपोर्ट। सप्लाई क्या है, इंपोर्ट। जब आप बना लें तो डिमांड कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट करना है और मुझे बताना है कि आंसर क्या आता, क्वांटिटी पे और फॉरेन रेट पे। बना के बताएं, बना के बताएं। फॉरेन रेट बढ़ जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। बस सप्लाई को नहीं छेड़ना। जब आपने डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट किया है, ये देखें जरा, फर्ज करें ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। उसके बाद आपने क्या किया, डिमांड को बढ़ा दिया। डिमांड को बढ़ाने से क्या मुराद है, किसको बढ़ाया, इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को? एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट आपने बढ़ा दी। तो जब आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई तो मुल्क में चीजें ऐड हुई, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ गई। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ी, उसके साथ इक्विलिब्रियम पे जो सेट हुई थी प्राइस, उसमें भी क्या आएगी, इंक्रीज। चले अब डिमांड को वापस ले आए और सप्लाई को कम करें। इससे क्या होगा, हाँ, प्राइस 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 के बारे में बताएं। प्राइस उतना ही होगा जितना क्वांटिटी पे आया था और डिमांड पे आया था, मगर क्वांटिटी मेरी। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, जब आप एग्जाम के लिए इसको तैयार कर रहे हो, तो जैसे आप चैप्टर 2 खत्म करें ना, इसको साथ ही कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें 2 वाली रिपीट हो रही हैं, तो आपको फिर अलग से करने की जरूरत नहीं। मगर ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कम से कम एक दफा पहले मैक्रो पढ़ी है। ओके, भैया डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन क्या है?
औकात में कमी, यही है, औकात में कमी। डीवैल्यूएशन में एक्सपोर्ट्स चीपर होती हैं या एक्सपेंसिव होती हैं? एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपोर्ट्स मेरी चीपर हैं और इंपोर्ट्स मेरी। अब यहां पे आखिरी टॉपिक है बिल्कुल, दैट इज जे कर्व, दैट इज कॉल्ड जे कर्व। ये क्या है मैं बोलूंगा और आपने लिख लेना। लिखें, जे डॉट कर्व देखते हैं यार, तू बस जे डॉट लिख के पढ़ ले। इधर मैं इधर खड़ा हूं, कसम खुदा की मैं वहां पे शो नहीं हो रहा, आज तो यहां देख ले। अच्छा जी, जे कर्व। जे कर्व क्या कहता है? जे कर्व हमें थोड़ा सा माइक्रो का सफर करवाने वाला है। माइक्रो में हम लोगों ने दो तरह के टाइम पीरियड्स पढ़े थे, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। मुझे बताइए दोनों में क्या फर्क था? कम से कम एक फैक्टर मेरा शॉर्ट रन में फिक्स होता है, मगर लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स, सारा वेरिएबल है। अब ये कर्व है, ये है जे कर्व। ये क्या है? और आप देखें तो ये जे बना, ये ऐसे, इसको इसलिए जे कर्व कहते हैं क्योंकि इसकी शेप कैसी है? जे वाली, टेढ़ा ही है। वैसे इसको आप हॉकी भी कह सकते हैं अगर आप इसको इस तरह देखें तो, या वो जो एरो बना होता है। हाँ, कहाँ देखिए बोला, मतलब अगला सवाल यही था। कॉस्ट कर्व में है ये कॉस्ट कर्व बिल्कुल ऐसा ही है, कॉस्ट कर्व। अच्छा, होता क्या सर जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा डेफिसिट में है, तो इंपोर्ट ज्यादा हो गई या एक्सपोर्ट ज्यादा हुई होगी? डेफिसिट है तो इंपोर्ट ज्यादा है। मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इंपोर्ट कम करनी और एक्सपोर्ट को बढ़ानी है, तो मुझे करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा। डीवैल्यू कर दिया, जिससे होना क्या चाहिए? एक्सपोर्ट्स को चीपर होना चाहिए और इंपोर्ट्स को एक्सपेंसिव होना चाहिए। जे कर्व कहता है थोड़ा सा सब्र कर लेना। क्या कहता है? थोड़ा सा सब्र कर लेना, क्योंकि जब तुम माइक्रो पढ़ते हो ना तो तुम शॉर्ट रन वाली बातों को भूल जाते हो। तुम्हारा फोकस किस पे होता है? मोस्टली लॉन्ग रन पे। वो कहता है थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि दो फेज आएंगे। पहला फेज किसका होगा? फिर किसका होगा? लॉन्ग रन का। अगर आप गौर करें ना तो हम लोग यहां पे खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाता हूं। हम लोग खड़े हैं इस पॉइंट पे, ठीक है? और इस पॉइंट पे मैं किस पे खड़ा हूं? डेफिसिट पे। और मेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छी है बुरी है? बुरी है। बुरी से क्या मुराद है? इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। मुझे क्या करना है? अपना बीओपी बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स को ज्यादा और इंपोर्ट्स को कम। वो कहता करो करो, करोगे तो ये बढ़ेगा, करोगे तो ये बढ़ेगा, मगर कब बढ़ेगा? लॉन्ग रन में। कब बढ़ेगा? लॉन्ग रन में। कब बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन। हमने कहा क्यों? उसने कहा कुछ रीजंस। हमने कहा कैसी रीजंस? उसने कहा तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और इंपोर्ट्स कम हो जाएं। मैंने कहा हाँ, मैं यही चाहता हूं। उसने कहा चलो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो मोस्टली रिलाई है किस पे कर रहा है? और एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी अच्छी क्वालिटी की फैक्ट्रीज अवेलेबल नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है कि तुम अपने बीओपी को क्या करना चाहते हो? इंप्रूव करना चाहते हो, मगर ये चुटकी बजाते तो नहीं होगा। कब होगा? जब तुम ज्यादा फैक्ट्रियां लगाओगे,
जब तुम्हारे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जब तुम्हारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आनी शुरू हो गई, मगर ये होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लोगों को किसकी आदत पड़ चुकी है, जिस तरह जो नशई हजरात होते हैं उनको तमन्ना किसकी होती है, सूटे की। किसकी होती है, किसकी होती है, सूटे की, सूटे की नहीं, टीके नहीं, वो आपकी बात नहीं कर रहा, सूटे की। वो कहते हैं कि जनाब ये रिस्क है, और ये ऐसा रिस्क है जो कि डायरेक्टली किस में जाता है, खून में जाता है। मैं निकोटीन की बात कर रहा हूं। उनसे कहो ना कि यार ये छोड़ दो, वो कहते हैं कि इतनी आसानी से छूटने वाला, इट विल टेक सम टाइम, या टाइम लगेगा, या उसके ऑल्टरनेटिव मुझे कोई सब्स्टिट्यूट दो जो मेरी निकोटीन की कमी को आहिस्ता आहिस्ता पूरा करे, तब जाकर मैं सिगरेट को छोड़ सकता हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो छोटी छोटी सी गोलियां, पाउचेस आना शुरू हुए हैं। वेल क्या कहते हैं उसको, हाँ, वीनो, वीलो, नस्वार होते हैं, क्या मुझे बंद करके। अच्छा, इसी तरह, और सुने, इसी तरह जिनको इस चीज की आदत पड़ी हो, किस चीज की, इंपोर्ट की, उनसे ये आदत इतनी आसानी से छूटती नहीं। एकदम से नहीं वो छोड़ सकते, एकदम से वो नहीं छोड़ सकते। तो उनको छुड़वाने के लिए उनको क्या देना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट्स। क्या देंगे, सब्स्टिट्यूट्स। और वो शॉर्ट रन में तो पॉसिबल, कहां पॉसिबल हो सकता है, लॉन्ग रन में। अच्छा, ये कौन से भाई हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, चीज मंगवाना या चीज भेजना, भेजना। अभी मुल्क के हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, बुरे हैं, तो एक्सपोर्ट हमारी माठी है, कम है, गिरी हुई है। जब आप के बारे में पता चलेगा बाहर बैठे हुए ट्रेडर्स को कि पाकिस्तान में ये चीज सस्ती है, तो वो आपसे क्या करवाना पसंद करेंगे ज्यादा, एक्सपोर्ट। मगर क्या ये फौरन से हो जाएगा, इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। याद है कल हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि कैसे हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कैसे इंपोर्ट को, ये वही फैक्टर होगा। ये क्या है, वही फैक्टर होगा। तो वर्स्ट पोजीशन से इंप्रूव करने के लिए पहले मुझे शॉर्ट रन से गुजरना है। जब शॉर्ट रन से मैं ग्रो करने लगूंगा तो मैं ये अचीव कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड जे कर्व। फिर इसका एक इनवर्स भी है, इनवर्स जे कर्व। अब किताब ने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, किताब ने बस ये कहा है कि इसका क्या है, ऑपोजिट। यानी कि ये ऐसे मुल्क में होगा जिसकी अभी करंटली एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट, वो क्या चाहते हैं कि इंपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट, तो वो इनवर्स जे कर्व पे अपने आप को सेट करेंगे। ये क्यों चाहेगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपके मुल्क ने कुछ प्रोड्यूस कर लिया, चाइना की मिसाल ले लें, मगर खर्चने के लिए या उसको कंज्यूम करने के लिए उतनी आवाम अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप दूसरे मुल्क में अपनी चीज़ें डंप करना शुरू करेंगे और दूसरे मुल्क को क्या कहेंगे कि हमारी चीज़ें हमसे लो, और अपने प्रोडक्शन को आहिस्ता आहिस्ता कम करना पे जाएंगे। अच्छा जी, दैट्स इट। इसके अलावा सिर्फ रीडिंग है। अगर आप रीडिंग करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मसला नहीं देगा।
और इसके अलावा हाँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने हल्की सी बात शुरू की थी 3-4 दिन पहले, मगर वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वो सुन लें। इकोनॉमिक्स तो हमारा पूरा हो गया, अब हमने I2B को स्टार्ट करना है और इसको रिवीजन के फेज़ में डाल देना। रिवीजन का फेज़ कैसे होगा? उन बच्चों के लिए जिनकी अटैम्प्ट कब बनेगी? नवंबर में, और मोस्टली वही हैं। नवंबर में अटैम्प्ट से मुराद ये है कि आप I2B तो साथ साथ कवर कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स कवर हो चुकी है, इसका आ जाएगा टेस्ट सेशन। क्या आ जाएगा? टेस्ट और सेशन। कितने चैप्टर्स हैं? 20 टेस्ट, 13 चैप्टर्स, तो टेस्ट कितने? 20, और हर टेस्ट 50 नंबर के आसपास बना। बहुत ही कम टेस्ट हैं जो कि 50 से नीचे के हैं। ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि कितने नंबर होंगे टेस्ट के, यानी कि MCQs कितने होंगे? 25। इसका डिटेल स्केड्यूल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। शुरू होगा 31 सितंबर से, 31 सितंबर से। और जब आपकी अटेम्प्ट होगी, जिस हफ्ते में, मोस्टली 3rd वीक में आती है अटेम्प्ट, तो 2nd वीक जब ख़त्म हो रहा होगा, गालिबन 15 तारीख को हमने आपका मॉक प्लान किया होगा। हाँ जी, नहीं, नवंबर की। अब पहले तो चैप्टर वाइज होंगे, फिर बीच में 2 या 3 जगह पे इकोनॉमिक्स में मिड आता है। पहला मिड होगा माइक्रो का, दूसरा मिड होगा चैप्टर 5 से 8, और तीसरा मिड होगा 9 to जो बड़े चैप्टर्स हैं, जिस तरह चैप्टर 4 बड़ा, 8 टेक्निकल है, वो मैंने 2 टेस्ट रख दिए हैं। यानी कि 4 का एक टेस्ट होगा प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, फिर एक टेस्ट होगा 4 मार्केट मॉडल्स। इसी तरह 8 को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा, उससे 15 के करीब ये हो जाएंगे, 3 मिड 18, एक मॉक 19, एक टेस्ट और है मेरा ख्याल से, उसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर नहीं ज़हन में आ रहा कौन सा, शायद 6 है या 7 है, पता नहीं। तो खैर वो आपसे डिटेल्ड स्केड्यूल अभी शेयर हो जाएगा आजकल में। अच्छा, अभी टेस्ट होंगे कैसे? ये टेस्ट होंगे आपके पोर्टल पे। आपको एक डेडिकेटेड नया पोर्टल दिया जाएगा जिसमें रिवीजन लेक्चर्स होंगे उस पोर्टल के अंदर, और उसके फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा? उसका टेस्ट आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फर्ज करें 25 MCQs हैं और आपके 20 ठीक है, 5 में आपको इशू है। रादर कि हम वो 20 के 20 बी डिस्क वो करें, आपका मसला किसमें है? 5 में। मगर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को उन्हीं MCQs में क्या होगा? मसला होगा। तो उसका सलूशन ये है कि जो इंडिविजुअल डिस्कस करना चाहता है उसके लिए तो हमारे पास WhatsApp अवेलेबल है, मगर ओवरऑल हर टेस्ट की एक डिटेल्ड MCQ डिस्कशन वीडियो मैं उसी के साथ अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका फर्स्ट फिल्टर ख़त्म हो जाएगा। MCQs नहीं, सबसे पहले रिवीजन की, MCQs पकड़े, सॉल्व किया, कोई 5-6 जो भी गलत हो रहे हैं वीडियो में जाके उसको कवर कर लिया। स्टिल कन्फ्यूजन है तो WhatsApp, स्टिल कन्फ्यूजन है तो आपने बताना है, और हम एक डेडिकेटेड क्लास सिर्फ उनको डिस्कस करने के लिए अलग से भी रख सकते हैं। ये बात समझ आई? अच्छा, अब I2B में क्या होगा? I2B में अब 2 कैटेगरीज हैं। एक वो बैच जो कि बैच 6 है और वो पहले कवर कर चुका है I2B, उनके लिए भी सेम प्रोटोकॉल है, यही जिस तरह इको में हो रहा है वैसे ही किसमें भी होगा? I2B में। और I2B जब हम स्टार्ट करेंगे 23 तारीख से गालबन, तो जो रेगुलर क्लास टेस्ट होंगे अगर आप वो भी देते जाएं
तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें चैप्टर्स कम है, लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी इकोनॉमिक्स से बहुत कम है और वो चीज़ें आसान है, इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिक्स नो डाउट एक ड्राई पेपर है, मगर मैंने पूरी कोशिश की है कि इस ड्राई पेपर में भी क्या डाल दी जाए, जान डाल दी जाए, ताकि आपको वो बोरिंग ना लगे। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको सेशन में शुरू से एक बात करता आया हूँ कि कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जहाँ पे लगे कि कंसिस्टेंसी लूज़ हो रही है, 2 रकात नमाज के अदा करके वापस से पढ़ने बैठ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डन। और एक दफ़ा बस ये सोच लेना है कि आप इस फील्ड में क्यों आए। यू आर हेयर टू अल्टीमेटली सपोर्ट योर पेरेंट्स। ठीक। और एक आखिरी बात करूँगा, कभी भी अपने अंदर आपने मैं लेके नहीं आनी। क्या लेकर नहीं आनी? मैं। क्योंकि वंस यू डेवलप दिस मैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत इसके नुकसान होंगे। अल्लाह को आजी पसंद है, आकड़ पसंद नहीं है। ठीक है जी, इससे पहले मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ आपके साथ, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ योर पेपर्स। एंड अब आपसे मुलाकात करेंगे 23 तारीख को I2B के साथ, जिसके 10 चैप्टर्स हैं और वो इजीली कवर भी हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने कुछ लिखा था, आप लोगों ने लिखा है गुड बाय POE, पोई, गुड बाय पोई। मैं कहता हूँ वेलकम I2B। मिलते हैं, रब रख।